अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जरा ऊपर देखिए, बादल तो नहीं आ रहे। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहे। स्टूडियो में कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कोई नई चीज आ रही है ऊपर। परेशान करने का ये अपना सा अंदाज था मेरा। हाँ, अंदर नहीं बादल आ रहे, लेकिन बादल बहरहाल पाकिस्तान में तो आ रहे हैं और बरसने के लिए तैयार हैं जनाब। चूंकि बारिश होने वाली है और पहाड़ों में बर्फबारी होने वाली है और तवील खुश्क मौसम के बाद जो एक वेस्टर्न सिस्टम है बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाईस आज से इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहां पर जनाब होने वाली है बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तो जो इस वक्त प्लान कर रहा है वीकेंड पे कहीं जाने का, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन प्लान अकॉर्डिंगली ऐसी किसी जगह पर ना जाइएगा जहां फंसने का खदशा या खतरा हो। और कहा यह जा रहा है इस सीजन की पहली बर्फबारी यानी मरी गलियात नथिया गली की मैं बात करूं, कल इम्कान है उसका भी। और ये आपने बात कर दी ओवरऑल मौसम की, और आपने कहा कि वेस्टर्न सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू होने वाला है। तो वेस्ट में ऑलरेडी बड़ी तबाही हो चुकी है, वहाँ पे बर्फबारी ऑलरेडी हो रही थी, अब उसकी शिद्दत में कुछ कमी आ रही है क्योंकि बर्फ़ के तूफान आ रहे थे कनाडा में, अमेरिका में। अब उसकी जो शिद्दत है वो कदरे कम होगी। उसके बाद शहरियों की ज़िंदगी ज़रा सी आसान हो जाएगी। मुख्तलिफ वाक़यात में अभी तक 56 अफराद की हलाकत की खबरें भी आ चुकी हैं बर्फ़ के तूफान की वजह से, और अमरीका का तकरीबन 60% हिस्सा इस बर्फबारी के तूफान की वजह से मुतासर हुए, जो कि बहुत अलार्मिंग है। प्रिडिक्टेड तो होता है, लेकिन हर साल ज़ाहिर तैयारियां नाकाफ़ी पड़ जाती क्योंकि इन ममालिक में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है रूटीन से ज़्यादा। हर साल उसकी शिद्दत ज़्यादा होती जाती है। जैसे हमारे यहाँ सैलाब आते हैं, इस तरह वहाँ पे बर्फबारी में बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। बिल्कुल। अब चूंकि आपने बात अमेरिका और कनाडा की, ये तो बात मौसम की थी, लेकिन मेरे पास एक खबर है जैसे वो मौसम से जुड़ी बिल्कुल नहीं है, बड़ी अनोखी सी खबर है। एक खातून ने सिर्फ इस वजह से कि उन्हें कर्ज की रकम वापस ना करनी पड़े, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरी मौत की खबर सुना दो, पोस्ट कर दो। तो उसके बेटे ने फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया कि उनका इंतकाल हो गया। 60,000 रुपये कर्ज की अदायगी से बचने के लिए मौत का ये ड्रामा रचाया गया और इंडोनेशिया की ये खातून है। और उधार की रकम वापस करने की दूसरी डेडलाइन जब ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा जी अब मौत ही एक ऑप्शन है जिससे मैं बच सकती हूँ। तो फिर उन्होंने ये खबर शेयर करवाई और उसके बेटे ने फेसबुक पर लिखा कि एक कार हादसे में, एक अलमनाक हादसे में जो है वो हलाक हुई उनकी वालिदा। और उधार लेने वाले को उस वक्त इस खबर पर शक हुआ जब जिस मकाम पर खातून की तदफीन का ऐलान किया गया वो उनके घर से काफ़ी दूर था। तो थोड़ी तहकीक करने पर यह मालूम हो गया उसको कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और सिर्फ पैसे वापस ना करने के लिए ड्रामा रचाया गया। और खातून के बेटे ने फिर एतराफ़ भी किया कि अपनी वालिदा को कर्ज की रकम की अदायगी से बचाने के लिए उन्होंने ये किया। और शुएब, मैं सोच रही थी कि आज के ज़माने में कितनी बेवकूफ़ी है ना इस तरह का इवन सोचना भी कि आप झूठ बोल सकते हैं और फिर वो किसी को पता नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन इतनी तेज़ है, अगर आज खुदा ना खास्ता किसी की मौत की खबर आती है, हमारे लिए पहुंचना कितना कोई मुश्किल होगा, बाय रोड, बाय एयर या किसी भी तरीके से कितने डिस्टेंस हो सकते हैं। इवन एक से दूसरे मुल्क जाके भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वैसे मेरे जहन में प्लान आ रहा था कि अगर मैं लोन अप्लाई करूँ और मैं इस तरह की खबर चलवा दूँ, शुएब से कहूँगी शुएब ने पोस्ट करनी है और फिर उसके बाद सारे भूल रहे हैं भाई कर्जा वापस मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरा जो कर्जा वापस करना है वो देखें, फिर मैं इसके लिए खबर लगवाने के लिए किसी और का सहारा लूंगी। फायदा कोई नहीं अपने साथ काम करने से। सलमा, मेरे को है भूत आ गया मेरे देखो साथ। जो मैंने उधार लिया है तो फिर मैं भाग जाऊंगी ना, फिर मैं रुकूंगी थोड़ी, काम थोड़ी करूंगी। मतलब इतने पैसे तो उधार लेके भागूंगी कि बाकी की 2 करोड़ से क्या बनना है तुम्हारा? नहीं, 2 करोड़ बहुत पैसे होते हैं। इसमें एक अच्छा सा घर बन सकता है, एक छोटा सा बिजनेस हो सकता है, एक अच्छी सी गाड़ी भी आ जाती है, थोड़े बहुत पैसे बच भी जाते हैं आपके शौक पूरे करने के लिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, ऐसा कोई मजाक नहीं करना। ये उधार जिससे लिया आप उससे वैसे बात कर लें कि जी माफ़ कर दिया, जो उधार में वापस नहीं कर सकता, ये तरीका भी अच्छा है ना। हाँ, ये तरीका अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है उधार का मामला ठप कर देते हैं क्योंकि उधार लेके उसको वापस करना जो है ये बेहतरीन तरीका है कि आप अपना इमेज अच्छा रखें। आपके जो करेक्टर बिल्डिंग होती है उसमें ये छोटे छोटे फीचर्स बड़े काउंट होते हैं कि आप लेन देन के मामलात में कैसे हैं, आपने किसी से कर्ज लिया, टाइमली वापस किया या नहीं, आप किसी की बात अमानतन अपने पास रख सकते हैं या नहीं, यानी आप पेट के हल्के हैं या नहीं, ये भी बड़ा मैटर करता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी करेक्टर बिल्डिंग में वापस करना भी बड़ा अहम होता है। एग्जैक्टली, वापस करना भी अहम होता है। वैसे मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ शुएब ने आज के दौर में सबसे बड़ा बेवकूफ़ वैसे वही है जो किसी को उधार दे दे, और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो उधार लेके वापस कर दे। देखिए, मुझे लगता है ये 1500 वाले उधार देने चाहिए, लाखों करोड़ों वाले उधार बिल्कुल नहीं देने चाहिए। उससे ताल्लुक भी खराब होता है
और बंदे को रिग्रेट अलहदा होता रहता है, वापस नहीं मिलते वापस भाई। नहीं मिलते। लेकिन बहरहाल इस पे चले किसी दिन बात करेंगे कि हमारा दीन इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। चले भाई दीन सीधा सीधा कहता है पैसे लिए तो वापस करो, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आजकल हो रहा है ना, इस लिहाज से रहनुमाई बहुत अहम हो चुकी है कि वापस नहीं किए जाते। चलें जी, बढ़ते। और इस वजह से फिर आप किसी को इसलिए उधार नहीं देते कि वापस नहीं आएंगे, हालांकि उसकी बेचारे की। बढ़ते हैं आगे जनाब, एक खबर और हमारे पास है, और वो है जनाब के जो बॉन्ड हम रखते हैं ना अपने पास, जिसमें हम देखते हैं कि 40,000 रुपये मालियत के बॉन्ड भी होते हैं, 7,500 के बॉन्ड भी होते हैं, 25,000 रुपये वाले बॉन्ड भी होते हैं। तो इसके हवाले से अब खबर ये है कि 30 जून तक तौसी कर दी गई है कि आप इनको कैश करा सकते हैं 30 जून तक। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 7,500, 25,000 और 40,000 के जो बॉन्ड्स हैं और 15,000 रुपये के भी, इसके ट्रांसफ़र या नकद कराने का जो आवाम का मौका है वो फिर से फराहम किया गया। और प्राइस बॉन्ड या तो कैश करा लें या किसी को ट्रांसफ़र कर दें। तो चंद शराइत इस पर आयद की गई हैं, जिसमें सबसे पहली यह है कि बॉन्ड को ज़ाहिरी मालियत पर कैश कराना, जबकि 25 से 40,000 के जो प्रीमियम बॉन्ड्स हैं इनको रजिस्टर्ड करवा कर इन्हें अकाउंट में मुंतकिल करवाना, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में तब्दील कराना होगा। एलामी में कहा गया कि जो मज़कूरा मालियत के बॉन्ड्स हैं इसको रखने वालों की हौसला अफजाई इस तरीके से की जाती है कि इस आखिरी मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी होल्डिंग्स को 30 जून 2023 से कबल तब्दील करा लें। और इस तौसी शुदा डेडलाइन की मियाद ख़त्म होने के बाद जो भी प्राइस बॉन्ड किसी के पास होंगे इनको ना ही कैश किया जाएगा ना ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे पहले आप इसे यूज़ कर लें। और ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर बता दी है कि तारीख में तौसी हो गई है, लेकिन मेरे पास बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी सी खबर है। मैं आपको लेके जाने वाली हूँ सऊदी अरब। अरब में जनाब दीगर ज़बानों में पहले तो इस्लामी इसबाक का आगाज़ हो ही गया था, लेकिन अब चाइनीज़ लैंग्वेज में भी इस्लामी इसबाक का आगाज़ कर दिया गया है। यानी वो लोग जो चाइनीज़ समझते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, उनके लिए अब लेसन्स मौजूद होंगे चाइनीज़ लैंग्वेज में। हरमैन शरीफैन के शोबा तालीम के डायरेक्टर हैं सालेह रशीदी, उन्होंने कहा है कि इस्लामी इसबाक अब 14 ज़बानों में दस्तयाब हैं, जिनमें चीनी ज़बान का इजाफा हो चुका है। और इस मंसूबे का मकसद गैर अरबी बोलने वालों की मदद करना है जो मस्जिद अल हराम में इन क्लासेस में शिरकत करते हैं। और दस्तयाब दीगर ज़बानों में अंग्रेज़ी शामिल है, इसके अलावा उर्दू, फ़्रांसीसी, हाउसा, तुर्की, मलाई, इंडोनेशी, तमिल, हिंदी, बंगाली, फ़ारसी, रूसी और दीगर कुछ ज़बानें भी शामिल हैं। ज़बरदस्त। एक खबर फिर अब चाइना से जुड़ी है, वहाँ के नए साल से मुताल्लिक हमारे पास। अब पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के ज़रिए एहतमाम चीन के नए साल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। 22 जनवरी चीनी नया साल इसका आगाज़ होगा। आमतौर पर चाइनीज़ स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से इसको हम सब जानते हैं। और इस तकरीब में हमारे मीडिया नुमाइंदगान भी थे। और तकरीब में स्प्रिंग फेस्टिवल के जो सकाफती सफ़ीर हैं लिंग लिंग, इन्होंने वर्चुअल खिताब किया और नए साल के त्यौहार के मुतालिक जो है सबको आगाह किया कि हाउ डू दे सेलिब्रेट दैट। और कहा कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक अगला साल खरगोश का साल है, रैबिट ईयर है ये। तो इससे मुतालिक हम किसी दिन मजीद भी बात करेंगे जब 22 को स्टार्ट होगा कि वाई दे कॉल इट अ रैबिट ईयर, खरगोश का साल इसे क्यों कहा जा रहा है। तो इस पर हम इंशाल्लाह आगे चलकर बात करेंगे। चलें अब एक और ख़बर हमारे पास है, वो बिल्कुल चाइनीज़ लैंग्वेज या चाइना से मुतालिक नहीं है, और वो है जनाब किसी की बरसी से मुतालिक। आप पता नहीं कौन सी खबर शेयर करने वाले थे, लेकिन मेरी खबर है वो है जनाब उर्दू सिंधी ज़बान के नामवर शायर थे, दानिश्वर थे, माहिर तालीम थे, शेख अयाज साहब। उनको दार फ़ानी से गुजरे अब 25 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनका काम हमारे दरमियान आज भी मौजूद है। हसन नासिर सिद्दीकी की एक रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। शेख अयाज का पूरा नाम शेख मुबारक अली अयाज था। 1923 में सिंध के शहर शिकारपुर में पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद शेख अयाज को सिंध का अजीम शायर माना जाता है। उन्हें जदीद सिंधी अदब के बानियों में शुमार किया जाए तो बेजाना होगा। वो मज़ाहमती और तरक्की पसंद शायरी के हवाले से एक अलग मुकाम रखते हैं। शेख अयाज ने जदीद सिंधी अफसाने को उन्होंने उरूज पे पहुंचाया। शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो सिंधी और उर्दू अदब व शायरी का एक रोशन बाब है। शेख अयाज का बड़ा कारनामा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी का उर्दू तर्जुमा है। वो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उनके उर्दू कलाम में हल्का मेरी जंजीर का, नीलकंठ और नीम के पत्ते और बुए गुल नाले दिल, राबेल रुत माया नगर, दुनिया सारी ख्वाब और उनकी खुदनविश्त कहीं भी राह में मंजिल न होगी काबिल जिक्र हैं। उर्दू के बाद शेख अयाज ने सिंधी शायरी में भी बेपनाह नाम कमाया। उनकी सिंधी तसानीफ में साहिवाल जी डायरी, जाग जा भाग, मुंह में डिसी पाण खे और कराची जा डी ऐं रातियों के अलावा दीगर कुतुब शामिल हैं। 28 दिसंबर 1997 को शेख अयाज इस जहान फानी से रुखसत हुए। शेख अयाज को उनकी अदबी खिदमात के अतराफ में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया।
इसके अलावा उन्होंने फैज अहमद फैज अवार्ड भी हासिल किया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अब आपको लेकर चलते हैं लाहौर के अजायब घर, जहां मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के यौम पैदाइश के मौके पर उनके खतूत पर मुश्तमिल नुमाइश का इन्नेकाद किया गया। वर्दा सलीम ने रिपोर्ट तैयार की है, मिलकर देखते हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब बरसगीर पाको हिंद के अजीम फारसी और उर्दू शायर रहे हैं। मरासला नवीसी और खतूत निगारी में गालिब का कोई सानी नहीं। लाहौर के अजायब घर में मौजूद नवादरात में मिर्जा गालिब के हाथ से तहरीर करदा 9 खतूत नुमाइश में रखे गए हैं। गालिब के अशार और उनकी तख्लीक की परवाज ने बाद में आने वाले मुसव्वरों के लिए तख्लीक के नित नए रास्ते पैदा किए हैं। इस नुमाइश की ख़ास बात जो है वो मिर्ज़ा गालिब के तहरीर करदा खतूत हैं, जो कि लाहौर म्यूज़ियम में महफूज हैं। मिर्ज़ा गालिब का 225वां यौम पैदाइश जो है वो लाहौर म्यूज़ियम ने फ़र्स्ट टाइम हम मना रहे हैं। वो बरे सग़ीर के अजीम शायर थे, जिन्होंने फ़ारसी में तो की लेकिन वो उर्दू के आला पाए के शायर हैं। गालिब के अशार से मखूज चंद तस्वीर, खताती के नमूने और यादगारी टिकट भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ये नुमाइश देखी। मिर्ज़ा गालिब के हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये उर्दू पोइट्री में एक एरा है तो गलत नहीं होगा। मिर्ज़ा गालिब के ओरिजिनल लेटर्स और कुछ बहुत कदीम दीवान लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद है, जिनकी नुमाइश आज यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सदियों पुराने जो उनके खतूत थे, डाक टिकट्स थी, इसके अलावा और जो यादगारी स्टैम्प्स उनकी यहाँ पे मौजूद थी, तो नई नस्ल के लिए इस तरह के एग्जीबिशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नुमाइश 10 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। इस तरह की नुमाइशों के इनेकाद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी की आज भी दुनिया मुतरिफ है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ज़बरदस्त रिपोर्ट वर्दा सलीम ने बनाई थी, जो आपने मुलाहिजा की। और अब बात कर लेते हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की, जिनकी तरफ से रिकॉर्ड बनाने और दूसरों के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं जनाब। कराची में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बाबर आजम ने 161 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इंटरनेशनल क्रिकेट में कई मायानाज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की का एक साल में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने 2005 में 24 50 का रिकॉर्ड भी बनाया था और 17 बरस तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका था, जो कि अब बाबर आजम ने तोड़ा है। और इसके अलावा बाबर आजम बरस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 1100 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट का 1098 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ज़बरदस्त। एक और ख़बर हमारे पास है और वो है जनाब कि जब नॉर्मली हम जाते हैं सिम बनवाने के लिए तो हम थंब वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अब नया सिस्टम पीटीए की तरफ से लागू किया जा रहा है कि उसमें आपके तो तमाम फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए जाएंगे। तो इससे होगा ये कि जो भी पहले अगर कोई सिम इशू करवा रहा था किसी और फिंगरप्रिंट से और जी अपने नाम इशू करा ली और उसमें ज़ाहिर है काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हो जाती थी, तो अब ये नहीं हो पाएगा। सिस्टम खुद से मांगेगा कि आप फलानी फिंगर का प्रिंट दें, तो फिर आपको आपकी वेरिफिकेशन होगी। तब सिर्फ थंब नहीं बल्कि तमाम फिंगर प्रिंट्स लिए जाएंगे और इससे फिर चीज़ें खासी बेहतर हो जाएंगी। और इस बयान में कहा गया है कि सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स के नुमाइंदे की मर्जी बिल्कुल नहीं होगी कि वो सारिफ से अंगूठे उंगली के निशान का तकाजा करें, बल्कि सिस्टम बताएगा कि कौन सी उंगलियों के निशानात जो हैं वो सब्त किए जाएंगे। और पीटीए की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके से जारी नामों पर जो सिम्स हासिल करने की हौसला शिकनी है वो हम कर पाएंगे। चलें जी, इससे पहले कि हम अगली खबरों की तरफ बढ़ें, आज बड़ा एक अहम मामला भी है, वो है कि वज़ीर ख़ाकदार साहब ने वर्चुअल सेशन से खिताब करना है, तो आगे लेकर आपको हम सुनवाएंगे भी। एक खबर और हमारे पास है वो है जनाब के फुटबॉल शायकीन ने कतर में मुनक़दा वर्ल्ड कप को 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया है। सवाल किया गया था, एक पोल हुआ था और सवाल ये किया गया कि कौन सा इवेंट सदी का सबसे बड़ा इवेंट है, और उसमें कहा गया कि जापान और जनूबी कोरिया में होने वाला 2002 का वर्ल्ड कप, इसको 6% वोट मिले। 2010 में जनूबी अफ्रीका में मुनक़दा वर्ल्ड कप के हक में 3% शायकीन ने वोट कास्ट किया, जबकि 2014 ब्राज़ील में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं इनको 5% शायकीन ने बड़ा इवेंट करार दिया। और 2018 रशिया, इस वाले वर्ल्ड कप को 4% शायकीन ने बेहतरीन करार दिया, जबकि 78% शायकीन ने कहा कतर लीड कर गया। ज़बरदस्त। ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें 2-3 क्विकली शेयर कर ली हैं। और इसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ रहती है? एक और है हमारी छुट्टियों वाली भी। छुट्टियों में क्या हुआ था? छुट्टियां होंगी अगले साल। अगले साल छुट्टियां होंगी, वो तो कैलेंडर इशू हो चुका है ना। पता लग जाएगा जब छुट्टियां आएंगी। ईद की छुट्टियां कब होंगी, बाकी छुट्टियां कब होंगी, लग जाएगा। मार खा के पता लग जाएगा।
कौन सी छुट्टी कब होगी उसके लिए नए साल का कैलेंडर इशू हो चुका है Yes. जनाब। और इसके अलावा इस इलामिये में ये भी कहा गया है कि 2023 में 38 आम तातीलात और जो इलेक्टिव छुट्टियां होती हैं वो होंगी। और इसके अलावा 22 जो हैं वो नहीं कितनी छुट्टियां होंगी, 38 आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियां होंगी, जिसमें से 16 आम तातीलात होंगी और 22 इख्तियारी यानी इलेक्टिव छुट्टियां होंगी जो दारों की तरफ से दी जाती हैं। इसके अलावा इस्लामिक जो मौक़े आते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, उन पे भी छुट्टियां होंगी, वो भी चांद की तारीखों के हिसाब से तय की जाएंगी। और लेकिन पहले से ये पता चल जाता है कि कौन सी छुट्टी कब आ रही है, डेट्स एक दो आगे पीछे होती है, ज़्यादा मालूम होता सरमा कि कौन सी छुट्टी जाया होने वाली है, अगर संडे को आ जाए ना अगर संडे को आ जाए। एग्जैक्टली। चलें, ये तो हमने बात छुट्टियों की है, आधी छुट्टी की बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक की बात करते हैं, वापस आएंगे मेहमान के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शुमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं। आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये, खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान।
एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल अगर सड़कों पर हमें नजर आए कि कोई खातून बाइक चला रही है, आम सी बात लगती है, लेकिन चंद साल पहले ये आम सी बात बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन आज भी अगर आपको पहाड़ों की तरफ जाते हुए ये नज़र आए कि कोई लड़की जा रही है और बाइक पर जा रही है, तो फिर एक दफ़ा झटका ज़रूर लगता है कि स्पेशली अगर पीर सुहावा की तरफ हम देखें, मैं बात इस्लामाबाद की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो वैसे भी ड्राइव करते हुए ना थोड़ा डर लगता है, ज़रा मोड़ ऐसे हैं, तो घर में भी अगर जाने का प्लान बने तो क्या अच्छा कौन ड्राइव करेगा, नहीं मैं तो कहता हूँ मैं ड्राइव नहीं करूँगा, मुझे वैसे डर लगता है इन बल खाती सड़कों से। लेकिन जब लड़कियाँ वहाँ पे बाइक चला रही हैं तो फिर मैं कहता हूँ यार डर बनता तो नहीं था। और ये बाइक की आप बात करें तो गाड़ी पे जाने से भी डरती हूँ, बिल्कुल जैसे आपको डर लगता है ना यूं जाते हुए, हाइट भी इतनी होती है, हम मासूम लोग हैं असल में, लेकिन शोएब हमें डर लगता है। एक ऐसी लड़की हमारे साथ आज मौजूद है जो उम्र में तो बहुत छोटी दिखती है, लेकिन वो हमसे ज्यादा बहादुर है भाई। वो पीर सुहावा तक जा सकती है बाइक के ऊपर, एंड शी इज मोमिना नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बाइकर गर्ल ऑफ इस्लामाबाद, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हम इनसे करने वाले हैं और ये भी पूछेंगे कि बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश किया। लेकिन पहले बाइक चलाने का शौक कैसे हुआ, सीखा कहाँ से? मुझे बाइक चलाने का शौक बचपन से ही था। तो सबसे पहले जब मुझे बाइक पे बिठाया वो मेरे बाबा ने किया था, फिर वो पीछे हट गए कि यार नहीं, लड़कियां जो है वो बाइक चलाएंगी तो ये गिर जाएगी, वो पेरेंट्स को होता है ना, केयर कर रहे होते हैं। तो इसके बाद क्योंकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही हूँ, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कॉलेज में भी रही हूँ, स्कूल में भी रही हूँ, एंड मैंने मार्शल आर्ट्स वगैरह भी किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे बाइक का शौक़ था। तो अब यूनिवर्सिटी जाने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता था, कोई कहता था कि ये भाई छोड़ के आएगा, कभी कहता था ये वाला भाई छोड़ के आएगा। फिर ऑपोजिट काम हुआ, भाई को छोड़ा। फिर मुझे ये था कि रोज़ के ये वो उसको करने के लिए, टैकल करने के लिए मैंने कहा इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को कि बाइक चले, खुद यूनिवर्सिटी जाया जाए और किसी पे डिपेंड ना किया जाए। तो इस वजह से मैंने बाइक चलाना सीखा और 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। यूनिवर्सिटी जाके जब बाइक स्टैंड पे पहुंचती थी और बाइक पार्क करती थी तो आसपास क्या माहौल होता था? अच्छा, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड होते हैं वो हमारे गार्ड्स, जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स होते हैं ना, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो उनको ये होता है कि आ रही है ना, तो जब मैं फर्स्ट टाइम पार्क करने गई ना तो बाइक, तो उन्होंने कितने, ये कहाँ से आया, किधर से आया बेटा, वो बड़े एक्साइटेड हो गए। उनका अब 2 साल से यूनिवर्सिटी में देख ही रहे थे, तो इतनी नो हाउ तो थी उनको, तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए ना, तो कहते हैं बेटा जब यूनिवर्सिटी छोड़ के जाओगी ना तो ये मुझे बेच के जाओ। तो बेचा तो नहीं? और बाइक आपके पास वो जो स्कूटी लड़कियों के लिए स्पेशल होती है वो है, ये नॉर्मल बाइक जो लड़के? अच्छा, मैंने सीखा, जो स्टार्ट किया था ना, ये मार्गला रोड जो आपको पता है हमारा, उस पे खूबसूरत रोड है जी, खूबसूरत रोड है वहाँ पे ना। तो मुझे शुरू में लगा कि मुझे बाइक चलाना आ गया ना, वो तो होता नहीं है कि एकदम से, क्योंकि साइकिलिंग तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी चला लिया, तो बेसिकली बाइक चलाना नहीं होता, उसको बाइक रोडना कहते हैं। आपने तसल्ली से रोड़ा। तो मुझे लगा मुझे आ गया है। तो जब वो मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ बाइक पे, F70 पे मैंने चलाना सीखा था, तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, जो बाइक है वो इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन ये कि एक्सीडेंट जो है वो आपको, वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी आपने भी, कि जब बंदा गिरता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो प्रॉपर ड्राइवर और राइडर बन जाता है। गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग, और बाइकर तो लाजमी गिरते हैं। ऐसे ही है। तो मैं वो गिरी, तो मेरा जो है, मेरी टांग थोड़ी 3rd डिग्री से बर्न हो गई थी। वो F10 का जो चौक है, आप उन्होंने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स के सामने ना, तो वहाँ पे मेरे बाइक जो है वो 180 डिग्री, उसने एकदम से मेरे से क्लच छूटा, वो 180 डिग्री चला गया और उसने फिर 360 डिग्री राउंड ले लिया, तो मेरी टांग थी वो हुई। इसके बाद 2 हफ्ते मेरे बेड पे गुजरे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा छोड़ना। इस एक्सीडेंट के बाद आपको डर नहीं लगा कि अभी मैं दोबारा बाइक, मेरा कजिन के साथ बैठे हुए एक बार एक्सीडेंट हुआ था 2013-14 में, मैं जिंदगी में दोबारा कभी बाइक पे नहीं बैठी। नहीं, असल में जब इंसान डर जाता है ना किसी चीज़ से, तो वो हार जाता है, और हारना तो मैंने सीखा नहीं है। मुझे मतलब रिस्क इज समथिंग विच इज़ इन मी, दैट्स व्हाई आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। क्योंकि रिस्क जो है वो, अगर डर जाओ तो ज़िंदगी में कहीं आप पहुंच नहीं सकते हो।
तो इसके बाद मुझे तो उल्टा ज़्यादा जितना मेरा डर था वो बाइक से रिलेटेड है, गिरने से रिलेटेड, वो सब निकल गया। फिर मैंने 150 भी चलाया, मैंने 125 भी चलाया, 150 जो है वो 125 भी चलाया, 150 भी चलाया जी, 150 भी चलाया। 150 मैं मरी तक लेके गई हूँ, माल रोड तक। हाँ। अच्छा, जब 150 चला रही हैं, मरी तक जा रही हैं, तो रास्ते में लड़कों ने हुटिंग वुटिंग तो नहीं की? अच्छा नहीं, बड़े अच्छा ये बड़े लोगों का डायलेमा है कि लोग जो है ना बड़े वो होते हैं, हुटिंग करते हैं या कुछ प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। कुछ नहीं ऐसा होता, मर्द जनरली बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान में। थैंक यू। ओके, द प्रॉब्लम इज कि अगर खुद इंसान मजबूत है ना तो गुजरता हुआ कोई इंसान उसको कुछ नहीं कह सकता। नहीं कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन आवाजें तो लगा लेते हैं। मैं बताती हूँ, मुझे ज्यादातर ना थम्स अप मिला, लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं गुजरते। तो बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान का एक इमेज जो बना हुआ है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अगर आप एक प्रॉब्लम को सीधे तरीके से डील कर लेंगे तो पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, और बड़ा अच्छा लगा जी सुन के। अब मुझे बताएं कि ये बाइक पे मरी तक तो गई, अगला प्लान क्या है? कहीं नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने का इरादा तो नहीं है बाइक पर ही? मेरा इरादा तो है कि नॉर्थ की साइड पे भी जाया जाए, पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया जाए, इवन पूरी दुनिया एक्सप्लोर की जाए। इरादे तो नहीं के, बट अब अच्छा, क्योंकि आपने कहा ना कि वालिद ने आपको सिखाया, पर वालिद ने कहा कि नहीं मैं पीछे हट जाता तो चोट लग जाएगी, गिर जाओगी। वैसे तो वालिद जनरली सपोर्टिव होता है, लेकिन बेटे के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। तो अभी क्या हालात है? इन 3 सालों में वालिद की सोच कितनी बदल गई? असल में जब मुझे शुरू में मैंने ना उनको बड़ी वीडियोस दिखाई अपनी ना कि देखिए मैं बाइक चला रही हूँ, ये तो देखिए ना 180 और 360 वाली। नहीं वो नहीं दिखाई थी एनीवेज, लेकिन मैंने दिखाई, देखिए मैं चला रही हूँ ना, तो उन्होंने देखा, वो बड़े खुश होकर ना अपनी बहन फूफो को मेरी दिखा रहे हैं, देखिए मेरी बेटी बाइक चला रही है। लेकिन उन्होंने मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की ना। उसको करने के लिए मुझे बड़ी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ी है। कि मैं एक दिन ना घर में भाई का बाइक खड़ा हुआ था ना, तो मैं वो नहीं था, तो मैं फ़ौरन निकाल के ना मोहल्ले में निकल गई बाइक ना। तो सारे मेरे रिश्तेदार मोमिना बाइक चला रही है, वो तो इकट्ठे हो गए ना मेरे घर में लोग वहाँ। तो अब उनको लगा कि एक दफ़ा निकाल के लेगी, उनको अभी यही था कि ये चला नहीं सकती, रोड सकती है वो जो ठीक है, अब इनको चलानी नहीं आती। तो मैं जब भी भाग के जाती थी बाइक ना चलाने की, मैं जा रही हूँ, मैं गुस्से में आ गई हूँ, अब मुझे जाना, खुद कहीं मुझे लेके नहीं जा रहे, तो मैंने खुद जाना है बस। तो जैसे ही मैं वो इस तरह जाती थी तो भाई मेरा भाग के ना चाबी उतार देता था बाइक की। तो उनको टाइम लगा ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। एक दिन मैंने इसी तरह किया कि मैंने कहा चले मोमिना वो नहीं मान रहे कि 2 पहियों पे कोई बाइक पे आप उनकी बेटी कुछ लेके जाए बाहर, तो मैंने खुद अपनी एक स्कूटी ख़रीदी और मैंने कहा बाबा मुझे पिक करने आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, आई स्टिल रिमेंबर, एंड मैंने कहा आप ऐसा करें ना आए, मैं ऊबर पे आ रही हूँ ना, आई लाइट। तो मैं स्कूटी पे घर पे रही थी, तो मैंने कहा आप ना आए। तो रात के 9 बजे थे, तो मैं जब स्कूटी ख़रीद के अपने ही पैसों से मैं जब घर पे लेके गई ना, तो मेरे पेरेंट्स देवर शॉक्ड कि यार ये क्या किया तुमने ना। तो मैं आई, मामा, अब मैं खुद ज़्यादा इसलिए भी शौक हुई ना, मेरे बाबा भी मुस्कुरा रहे, मामा भी अब तो ये ले आई है मुसीबत, अब तो मुसीबत सर पे ले आई है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो यानी ये टिप भी है उन लोगों के लिए जो आपको देखते हैं। ऐसे है, क्योंकि आप ना चेंज लेके जब आ रहे होते हो ना, तो उस दौरान आप अपने पेरेंट्स को नहीं तोड़ते हो। चेंज मुश्किल ज़रूर है, मेरे लिए मुश्किल ज़रूर हुआ, 2-3 साल लगे हैं, बट उस दौरान में हम लोग होते हैं बहुत बागी हो जाते हैं। बागी होना इज़ नॉट एन ऑप्शन, आप अपने पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करते हैं। तो मुझे मुश्किल ज़रूर हुई है 3 साल, मुझे बहुत सारी बातें ज़रूर सुननी पड़ी हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्कूटी लेके चली गई थी तो 1 हफ्ता तो हमारे घर डिस्कशन नहीं खत्म हुई ना। मैं तो मामा मुझे पूछती है कितने की ली ना, तो मैंने कहा 1,15,000 की। तो वहाँ की इतने का तो 125 आ जाता है। मैंने कहा यार अब नहीं आता। अब नहीं, उस टाइम बैक देन ना। तो बाबा मुझे कहते इसको बेचो ना, मैं तुम्हें फाइल लेके देता हूँ प्रॉपर्टी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि 1 हफ्ता लगा, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। और वो मुझे वो दिन याद है बड़े अच्छे से कि जब मैं नानों के घर, I-10 उनका उस तरफ घर है, तो वहाँ पे जब मैं लेके गई स्कूटी इसी तरह, तो जब वापसी पे आए तो एक तरफ बाबा बाइक चला रहे थे और एक तरफ मैं स्कूटी चला रही थी, तो हम दोनों घर आए। तो दैट मोमेंट वाज समथिंग कि यार कभी ऐसे होता है कि किसी जगह आप जाए, लोग आपके गिर्द जमा हो जाए कि वाह बाइक वाली लड़की आ गई है। सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक फेस किया वो ये है कि जो बच्चे हैं ना वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चे नहीं रुकते, वो बड़े होते हैं ना, थोड़े से तमीज़ झूला दें। नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, वो कहते वो देखो स्कूटी में जा रही है, लड़की जा रही है, वो लोग एक्साइटमेंट हो जाती है उनकी ना। बच्चे अपने एक्साइटमेंट नहीं छुपा पाते, बड़े तो थोड़े चलो हम्बल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड्स आते हैं मेरे पास जो पूछते हैं कि हमने अपनी वाइफ को लेके देना है। मैंने अभी तक बहुत सारी लड़कियों को हेल्प की है। कभी कोई ट्रेनिंग के लिए मैं ये पूछने लगी थी, कोई कहता है कि हमें ट्रेन कर दे, हमारी बेगम को, हमारी बहन को, किसी को ट्रेन कर दे, हमारे को एंकर को ट्रेन कर दे, कोई कहता है? बहुत सारे लोगों ने, और मैं उनमें से एक नाम नहीं लूँगी, लेकिन
उनकी हस्बैंड की जो डेथ हुई है और दोनों यंग थे, उनके हस्बैंड की कैंसर से डेथ हुई है, तो उनको मैंने सिखाई स्कूटी चलाना ना। वो अपने बच्चे, उनके 3 बेबीज़ हैं 5 साल के अंदर, तो वो मुझे उन्होंने कहा था कि मोमना मैं सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हूँ, तो मैंने उनके साथ ही गई जब मैंने उनकी स्कूटी ख़रीदी। और फिर वो जब खुद चलाती हैं तो अब वो अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाती हैं और लेके आती हैं। उनके हस्बैंड नहीं हैं, वो जॉब कर रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे से किस्से हैं। देखना ये एक स्टेप जो आपने लिया उस खातून के लिए, वो कितनी बड़ी चेंज सोसाइटी में लेकर आएगा। एक्सेप्टेंस भी ज़ाहिर आती है, और ये उस हर सिर्फ इस वजह से नहीं कि शौहर खुदा न खास्ता नहीं है, जनरली भी एक औरत को इतना एम्पावर होना चाहिए कि अगर बच्चों को लेने जाना ठीक है जी, गाड़ी नहीं है घर में, डजंट मैटर, बाइक चलाएंगे, बाइक पर लेकर आएंगे, धनिया लेने बाइक पर खुद जाएंगे, वरना हमें भेजते हैं जाओ धनिया लेकर आओ, पुदीना लेकर आओ, ये ड्रिंक लेकर आओ, ये क्या बात है, खुद जाएं दही वही लेने के लिए। भाई अगर बाइक हो स्कूटी हो तो ये तो फायदे होते हैं। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपकी ना फ्यूल कॉस्ट कम आती है गाड़ी की निस्बत, या आप कोई कैब सर्विस यूज़ कर रहे हैं अब तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी इतनी अच्छी आ रही हैं। और अच्छा, रोड बैलेंस कितना मुश्किल होता है बाइक चलाने में? अच्छा, मैंने शुरू से साइकिलिंग की हुई है, साइकिल पे रेसें लगाई हुई हैं बचपन में, तो ठीक है, मुझे रोड बैलेंस का इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन जब आपका डर, मैंने कहा ना एक दफ़ा से, उनको भी जब सिखा रही थी ना, तो एक दफ़ा वो भी जब हल्के से गिरी है तो उनका डर निकल गया। ये सारी बात डर की होती है। आप बैलेंस सीख लेते हो। जब मैं कोशिश ये करूँगी कि जब जिसको बिल्कुल नहीं चलाना आता ना, सबसे पहले साइकिलिंग थोड़ा बहुत सीखे। साइकिल जब उसको आ जाएगी ना, तो एक 2 व्हीलर पे रोड बैलेंस आ जाता है, तो वो बेस्ट वे है ताकि आप रोड बैलेंस में आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपकी वो कहते हैं ना, उसको रोड सेंस होना बड़ा ज़रूरी है। लड़कियां स्कूटी चलाना तो सीख लेती हैं, बेशक वो ऑटोमेटिक होती है, बट आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे तरीके से रोड सेंस आपको है कि नहीं है, रोड की किस तरफ बाइक चलाना है, लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया, लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, ये भी हमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इससे होता है कि एक्सीडेंट से बच जाता है। बिल्कुल बच जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने सारी बात आपकी बाइकिंग की जर्नी से कर ली है। अब एज एन एंटरप्रेन्योर, जिस तरह आप एक मार्केटिंग कंपनी को रन कर रही हैं पिछले 5 साल से, कैसे? अच्छा, ये जर्नी थोड़ी सी इस तरह की है कि जब मैं BS कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रही थी, कस्ट मौजूद यूनिवर्सिटी है, तो उस दौरान मेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और हाफ ऑफ माय हाउस वाज बर्न डाउन। तो एट दैट मोमेंट फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की आप चैनल पे बात भी हो रही है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अफोर्ड नहीं हो पा रही थी। उसी तरह मेरे भाइयों की एजुकेशन भी आगे आ रही थी, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी पढ़ना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या खुद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूं, या फिर थोड़ा सा अपनी छोड़ के सेक्रीफाइस करूं। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की इस्लामाबाद की हर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने की, बट एट दैट मोमेंट हुआ नहीं। अल्लाह को कुछ मंजूर और था, मैं कुछ और तरफ जाना चाह रही थी। तो बड़े जल्दी मैं कॉर्पोरेट साइड पे आ गई ना। सबसे पहले मैंने जॉब की, इसी तरह मैंने फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे सेटअप में करा दिया कि जहाँ पे मैंने 2 साल एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस, मेरे कज़न का था वो, 1.5 साल ना मैंने उनको रन किया स्क्रैच से, उसके साथ हेल्प आउट किया। तो एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा जैसे अब अपना सेटअप करना चाहिए, तो मैंने फिर अपना सेटअप स्टार्ट किया। और अपना सेटअप ये हुआ कि वो होता है ना, बंदा गुस्से में फड़ी मार देता है कि हाँ भाई मैं सब कुछ वैसे अब तो मैं अपना करूँगी, अब तो मुझे आ गया। तो मैं चली गई अपना ऑफिस देखने G11 मरकज़ में। मुझे एक ऑफिस बड़ा पसंद आया, और उस टाइम 5 साल पहले उस ऑफिस का रेंट था 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपया मैंने कहा मम्मा पढ़ी तो मार ली, इतनी बड़ी 22,000 रुपया महीने का देने के लिए तो है नहीं आपके पास। तो वो कहते हैं कि जब आप कश्तियाँ जला देते हैं ना, और आप डिटरमिन्ड होते हैं, आपने मेहनत की होती है, रास्ता बन जाता है, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बना देता है। तो अल्लाह ने मेरा ऐसा किया कि एक जॉइंट वेंचर मेरा करवाया इस कंपनी के साथ, इट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी क्लब था, एक रियल एस्टेट कंपनी थी। तो उनके साथ मेरी जॉइंट वेंचर हुआ, तो मैं उनको IT की सर्विसेज दे रही होती थी, और एज एन IT डायरेक्टर मेरी अपनी सेपरेट भी थी, और मुझे अल्लाह ने उसी ऑफिस में बिठाया जो मैं देख के आई हूँ बगैर पैसों के, माशाल्लाह। तो फिर मेरा वहाँ पे स्टार्ट हुई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे घर वाले बड़े कहते थे मम्मा B.Ed कर लो, क्योंकि मैं टीचिंग कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं ना, मेरा दिल नहीं मानता। वही सारी ज़िंदगी साइंस पढ़ी हो ना आपने, तो आपके अंदर ईगो होती है कि यार आर्ट्स कैसे कर ली जाए। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तो 2 साल लगे इस चीज़ को समझने में कि नहीं कोई स्टेप है। फिर मुझे एक डिग्री नज़र आई, दैट वाज MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। वो 3.5 ईयर्स वाला जो MBA होता है MS के इक्विवेलेंट, उसके लिए मुझे 2 ईयर्स के बैचलर चाहिए था। अब साथ में कंपनी चला रही थी, और फिर मैंने सोचा कि
प्राइवेट जो है वो बैचलर्स किया जाए किसी न किसी यूनिवर्सिटी से। मैंने अप्लाई किया तो 2 साल का मैंने बैचलर्स जो है वो 1 महीने में जो सारे इकट्ठे पेपर होते हैं वो कर दिया, वो दिए। ईगो इतनी थी कि बगैर पढ़े दिए और हो गई पास। तो नहीं, मुझे उस दिन पेपर वाले दिन जाके पता चला कि एक तो बुक मैंने खरीदी नहीं शाबाश। उसमें मेरा वो आ गया, कंपार्ट आई। तो मुझे वो होता है ना सप्ली के पेपर आपने दोबारा देने होते हैं, तो वो मैंने दिए नहीं और मुझे दोबारा से ही पूरे साल 2 साल के पेपर देने पड़े। तो मैंने 2 दफ़ा वो दिए, इस दफ़ा 1 महीना पढ़ के दिए थे तो क्योंकि मैंने 43% से 53% पे जंप किया। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ इकरा यूनिवर्सिटी में एंड दिन के टाइम में मैं नमल जाती थी चाइनीज़ के लिए। आपको पता है CPEC से कितना ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, तो मेरा माइंड थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड था। तो मैंने कहा ये बिजनेस कैप्चर चाइनीज़ सीखते हैं। तो मैंने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड देन HSK 3 जो है वो नमल से चाइनीज़ में किया। और शाम को मैं जा रही थी रेगुलर MBA के लिए इकरा और साथ में कंपनी रन कर रही थी। तो उस टाइम कोविड आया नहीं था, तो मैं अपनी कंपनी वर्चुअल रन कर रही थी। मैंने ऑफिस सेट कर रहे थे, उस टाइम वर्चुअल कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं था। एट दैट टाइम मैंने स्टार्ट कर दी थी वर्चुअल कंपनी। तो मैं प्रोजेक्ट बेस उसको लेके चल रही थी, साथ साथ मैं अपनी फ़ीस पे कर रही थी, साथ साथ मैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जा रही थी। और दैट्स हाउ जो है वो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई स्केल अप की। उसका नाम पहले था ओटेक। तो जब मैं ब्रांडिंग पढ़ रही थी तो मैंने कहा नहीं मोमिना थोड़ा चेंज करते हैं। फिर मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके स्केल अप रखा, क्योंकि वी बिलीव इन स्केलिंग अप बिजनेसेस। और यही आप कर रही हैं, मुख्तलिफ बिजनेस आपके साथ आते हैं और जुड़ते हैं और इसी तरह वो स्केल अप करते हैं। इसी तरह वो हम उनको ब्रांड बनाते हैं और हम उनको IT की डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है। अभी हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक ERP सिस्टम बना रहे हैं। हम मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। हम अब इंशाल्लाह कुछ अर्से तक AI की सर्विस भी अपनी कंपनी में लेके आ रहे हैं। इतने बड़े-बड़े ख्वाब माशाल्लाह आपने देख रखे हैं, अल्लाह आपके तमाम ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर पूरे करेगा। बहुत शुक्रिया मोमिना फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा जी, वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, वेरी कॉन्फिडेंट। और यही हम देखते हैं कि यही चेंज है सोसाइटी में। जब हम देखते हैं ना कि पहले अगर एक खातून अगर कोई काम कर रही है बाइक चला के या रियल एस्टेट या फॉर दैट मैटर बहुत सी और सेक्टर्स जिसमें हम खवातीन को उस तरह नहीं देखते थे। जैसा खुद भी कहा कि जी फैमिली ने कहा B.Ed कर लो, उन्होंने कहा नहीं B.Ed तो नहीं मैं करूँगी। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी सी खबर के साथ हम लोग आए थे कि बाइकर गर्ल पहचान बनी, लेकिन जिस तरह से वो एज एन एंटरप्रेन्योर चल रही हैं। अब हम ज़रा बढ़ते हैं आगे एक और ख़बर के साथ साथ। खबर तो ना कहूँ, उसको मौजू कहता हूँ उसको, चूँकि ज़ाहिर हम डेली बेसिस पर बात करते हैं इकबाल के अफकार से मुताल्लिक। और शायर मशरिक़ मोहम्मद इकबाल के अगर नज़र कौमियत का हम जायज़ा लें तो हमें अल्लामा के अफकार को उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार मिलते हैं, उनकी शायरी के मुख्तलिफ अदवार हैं, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं, दिलचस्प वाक़यात भी हैं। तो आज हमें प्रोग्राम में डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब ज्वाइन करेंगे। इकबाल अकेडमी के लाइफ टाइम मेंबर हैं माशाल्लाह, 25 साल से तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से भी मुंसलिक हैं और शायरी, तहकीक, तदवीन, तर्जुमे, इन पर 3 दर्जन से ज़ायद किताबें माशाल्लाह इनकी हैं। और बहुत से स्कॉलर्स इनकी ज़ेर निगरानी पढ़ रहे हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। उनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आज के वक्त के लिए। सर जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है इस हवाले से, जितना आपने पढ़ा समझा इकबाल को, उनके अदवार अगर हम देखें ज़िंदगी के और शायरी के, किस तरह उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर तो बहुत काम हुआ और उनके शायरी के मुख्तलिफ अदवार को बहुत सारे हमारे मुहक्किकीन ने, नाक़दीन ने मुतय्यन किया कि एक वो ज़माना जो उनका इब्तदाई ज़माना है उसमें उनका रंगे सुखन और है। फिर जैसे वो मगरिब में गए और वहाँ से आला तालीम हासिल की और उस ज़माने का रंगे सुखन बिल्कुल अलग है। फिर उसके बाद वो जब यहाँ वापस आते हैं, यहाँ की सूरत हाल, मुसलमान जिस ज़िल्लत और नकबत का शिकार थे और जिस तरह की सूरत हाल उनको दरपेश थी, उसमें उनका ज़ाविया निगाह और बना और उनका रंगे सुखन भी उसी तरह से तब्दील हुआ। तो यानी वो 3-4 अदवार जिस तरह के इर्तिका होता है हर इंसान का, इसी तरह हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का भी इर्तिकाई एक अमल है। इब्तदा में उनका वो जो तरीक़ था वो हमारी रिवायती शायरी से ख़ासा जुड़ा हुआ था, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने कहा कि ये जो तकलीद की शायरी है या जो हमारी रिवायत की शायरी है, इससे हमें आगे निकलना है। और उसको तो वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ तसव्वुर करने लगे। और फिर उन्होंने जदीद उलूम और मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों को, मुख्तलिफ़ नाक़दीन को, मुख्तलिफ़ अक़वाम आलम की मुख्तलिफ़ शख्सियात से उन्होंने कस्ब फैज़ किया और फिर अपना रंगे सुखन जो है वो मुतय्यन किया। ये
मुख्तलिफ धारे या मुख्तलिफ दायरे हैं, और वो असल में बुनियादी तौर पर इस सोई हुई उस कौम को जो ख्वाब गफलत में थी और एक इतना दरख्शां माजी रखने के बावजूद ज़िल्लत व नकबत का शिकार थी, वो इसको बेदार करना चाहते थे। और चूँकि हमारे उस पूरे माशरे पर एक इंजमाद की कैफियत थी, एक यानी सुकून था, एक मुकम्मल ज़िंदगी में तहर्रुक नहीं था, तो इकबाल का पैगाम तो तहर्रुक से है कि वो फ़ालियत चाहते थे कि लोगों के अंदर वो फ़ालियत हो। एक इतना खूबसूरत दीन जिसके ये मानने वाले हैं और उसका नाम लेते हैं, इसके बावजूद उनकी ज़िंदगियों में इतना सुकून और इंजमाद क्यों है, वो यानी इस पर वो लोगों को बेदार करते और रहे। इसी पर आप सर मज़ीद भी बात करना चाहेंगे कि आज के दौर में कैसे नौजवान नस्ल उनसे रहनुमाई ले सकती है, उनके कलाम से, उनके काम से। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ पढ़ना है, मैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी इकबाल के अफकार से मुतालिक, और यूँ तो हम डेली बात करते हैं लेकिन सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अरशद महमूद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस दौर में अल्लामा इकबाल शायरी करते थे या जिस वक्त वो फ़लसफ़े पे अबूर हासिल कर चुके थे, उस दौर में शायर तो बहुत सारे थे, वो कौन सी ऐसी ख़ास बात थी जिसने इकबाल को इकबाल बनाया? देखिए, मैंने अभी गुजारिश की है कि इकबाल एक फ़ालियत के साथ वो उभरे और उन्होंने ये जाना कि इस माशरे में जो सुकूत है, इस माशरे में जो इंजमाद है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और मुसलमान ख़ास तौर पर ये जनूबी हिंद के जो मुसलमान थे, ये जिस ज़िल्लत में थे और जिस तरह की ग़ुलामी की उन जंजीरों में जकड़े हुए थे, उससे इनको कैसे निकाला जा सकता। उन्होंने माशरे के तमाम पहलुओं को पहले बनज़र गायर देखा, फिर ये कि उनके अंदर उन्होंने तब्दीली तजवीज़ की। यानी हमारी जो तालीम थी, जिसको अंग्रेज़ों ने ये कहकर कि ये पारीना है, कोना है, ज़ायदुल मयाद है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और फिर जदीद तालीम आ गई। फिर वो जो हमारे तबके थे उनमें एक हेजिटेशन थी कि वो जदीद तालीम से उस तरह से रुजू नहीं कर रहे थे और उसको कुफ्र का और यानी सहूनी साजिश का एक हिस्सा वो जान रहे थे। इकबाल का ये ख्याल था कि मशरिक़ से हो बेज़ार ना मगरिब से हज़र कर, यानी वो मशरिक़ के आदाब जो हमारे थे, वो तालीम थी, दीन था, मज़हब था, उसकी खूबसूरत बातों को आगे लेकर चलना है। और जो जदीद तालीम के दरवाज़े खुल रहे हैं, जदीद उलूम जिन दरवाज़ों से आ रहा है, उसको भी यानी कबूल करना चाहिए। और अगर आपके यानी उसमें बुनियाद में वो ला इलाहा मौजूद होगा, वो दीन का तसव्वुर मौजूद होगा, तो ये फ़रंगियाना तालीम जो है तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, बल्कि आगे रास्ता दिखाएगी। ये फ़र्क था, इसलिए उन्होंने ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अक़वाम आलम के लिए है। वो ये फरमाते थे कि रहेगा रावी ओ नीलो फ़रात में कब तक, तेरा सफ़ीना के है बहरे बेकरां के लिए। या ये कि वो इकबाल ने फरमाया ना कि एक वलवले ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद। तो ये वो पैगाम था कि लोग अपने आप को पहचाने कि वो क्या हैं। अपना जब तक तशख़्ख़ुस नहीं होगा, जब तक अपनी शनाख्त नहीं होगी, वो किसी काम के काबिल नहीं होंगे। तो यही पैगाम दीन से उन्होंने वसूल किया और फिर मशरिक़ व मग़रिब के तमाम फ़लसफ़ियों को उन्होंने पढ़ा, मुताला किया और उनकी फ़िक्र से जो रोशनी उन्हें मुयस्सर आई, वो उन्होंने अपने उस पैगाम में सर्फ कर दी। और यानी वो चाहते ये थे कि हम जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और महज तकदीर पर शाकिर होकर बैठ गए हैं, ये वो कहते हैं कि तुम खुद अपनी तकदीर बना सकते हो, तुम खुद अपनी तकदीर जो है वो बदल सकते हो। और उसके लिए उन्होंने वो पैगाम दिया। और ये जो उनका पैगाम था, ये जिस पैमाने में ढलना था, वो हमारे पास पहले से रिवायत में जो शायरी आ रही थी वो काफ़ी नहीं थी।
इकबाल ने नए लफ्ज़ तराशे, नई तरकीबें तलाशी, नए इस्तिआरे बनाए, नई इलामतें वज़ा की, और वो मशरिक़ व मग़रिब के तमाम जो अकाबिर से उन्होंने कस्ब फ़ैज़ किया था उसको नहायत यानी तवानाई के साथ, नहायत खूबसूरती के साथ जो है वो अपने कलाम के ज़रिए पेश किया। और वो पैगाम जो उस ज़माने में था, आप देखें कि हमारी हालत अब भी बदली नहीं है, अब भी हम वहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरे हालात का शिकार हैं। अक़वाम आलम में हमारी इज़्ज़त नहीं रही, अक़वाम आलम में हमें कोई वो मकाम व मर्तबा नहीं मिल रहा, हमारी इदारे जो हैं वो फ़ालियत का वो शिकार नहीं हुए, और हम किसी भी समत में बेहतर सफ़र नहीं कर रहे। तो वजह यही है कि हमने इकबाल के उन अफ़कार को समझा भी नहीं और फिर उस पर अमल पैरा भी नहीं हुए। इकबाल का पैगाम तो वो अब्दी है, वो हमेशा के लिए है, वो आज भी हमारे लिए वो कर सकता है, रहनुमाई का एक फरीज़ा अदा कर सकता है। लेकिन उसको हम पढ़ेंगे, हम उन अफ़कार के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालेंगे। चूँकि इकबाल का पैगाम दीन की उस रोशनी से मुस्तनीर है और वो दीन आफाकी है, वो किसी ख़ास खित्ते के लिए या किसी ख़ास दौर के लिए नहीं है। यही वजह है कि इकबाल का कलाम हमेशा सरसब्ज़ रहेगा और उससे जो भी फ़र्द या अक़वाम वो हासिल करेंगे तो यकीनन उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। ये मशरिक़ व मग़रिब में आप देखेंगे कि इंसानों में अब वो बुनियादी अखलाकियात का वो फुक़दान होता जाता है, इंसानियत उठती जाती है। इकबाल का जो सारी शायरी का बुनियाद है वो इंसानियत के फ़लसफ़े पर है। बेशक मुसलमानों को बेदार करके, इंसानों को बेदार करके वो एक मिल्लत के तसव्वुर के साथ पूरे आलम इंसान के लिए वो ऐसी जमात पैदा करना चाहिए। वो जो इकबाल का मर्द मोमिन का तसव्वुर है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मुसलमान हो, ये मुसलमान होना उसकी बुनियाद है। इसके बाद वो अक़वाम आलम के लिए, वो पूरे ज़मानों के लिए। आप देखें कि ये जो यूरोप आज बहुत रोशनी में है, इनकी ये कोई 16वीं सदी से पहले आप देख लें हालत, और इनको रोशन करने वाले दिमाग वो मुसलमान थे, वो मुसलमानों का वर्सा था जिसको इन्होंने अमल करके बुलंदी की मेराज हासिल की। लेकिन उसके साथ उन्होंने वो रूहानी जो अक़दार थी, जो हमारा एक दीन का वो कंसेप्ट या तसव्वुर था या रोशनी थी, उससे ये दूर होते जा रहे हैं। वो इल्मी हवाले से तो बहुत आगे हैं और साइंसी उलूम में और टेक्नोलॉजी में उनकी महारत और पेशरफ्त जो है वो उनकी मेहनत की वजह से है। लेकिन अगर उसमें इकबाल यही बार बार ये कहते हैं, अपने पैगाम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इस काम में सर्व किया कि सिर्फ जो है कि मादी तकाज़े पूरे करना इंसान का वो वजीफ़ा है, हयात नहीं है, बल्कि वो रूहानी अक़दार जो हैं, जो माबाद तिब्बियात के साथ जुड़ी हुई दुनिया है, उसके साथ भी उसने अपना इलाका या अपना ताल्लुक़ उस्तवार करना है। सिर्फ वो अगर 2 वक्त की रोटी के लिए या एक किसी ख़ास अपनी खुद गर्जी के एक ख़ास महदूद दायरे में रहने के लिए वो अगर ज़िंदा है, वो तालीम हासिल कर रहा है या पेशरफ्त कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा अक़वाम आलम को होना चाहिए, पूरे इंसानी बरादरी को होना चाहिए, और वो उसके बग़ैर मुमकिन नहीं। यानी जब तक आपके उस पूरे निज़ाम में अखलाकियात का तसव्वुर राइज नहीं होगा, उस वक्त तक वो यानी नाफ़े नहीं होगा, वो फ़ायदा मंद नहीं होगा, इंसानियत के लिए मनफ़ियत रसा नहीं होगा। तो मनफ़ियत रसानी का जो तसव्वुर है ये दीन देता है, ये अखलाकियात देता है, और मग़रिब की खराबियों के पीछे वो बुनियाद ये है। वो ऐसे तो आप देखें मरीख़ व मुश्तरी तक वो जा पहुँचे हैं और उन्होंने जदीद तरीन दुनिया जो है वो खोज निकाली है और नए नए दुनियाएँ आबाद कर रहे हैं वो, लेकिन उसमें सुकून नहीं है, उसमें आश्ती नहीं है, उसमें अमन और करार की दौलत नहीं है, और वो अखलाकियात से जुड़ी हुई है, मज़हब से जुड़ी हुई है। जब वो मज़हब के भी अगर वो फॉलोअर होंगे, मज़हब को भी अगर अपनी उस ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगियों में और ज़्यादा फूल खिलेंगे और ज़्यादा वो रोशन होंगे। हमने क्यों खोया इकबाल को? देखिए, हमने अपनी तमाम खूबसूरत चीज़ों को खो दिया है। हमारे पास वो मज़हब है जिसमें
यानी ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके मौजूद हैं, जिसमें हमें आगे बढ़ने का और एक एक लम्हे को बेहतर गुजारने का सबक मौजूद है। और हमारे सामने एक बहुत यानी तवील अमली मिसालें मौजूद हैं जिन लोगों ने उन अफकार को अपनी ज़िंदगी पर में तारी किया, जारी किया। उन्होंने बुलंदी के और वो बहुत बुलंद मकामी को उन्होंने देखा। जैसे जैसे हम दूर होते गए उस दीन के जादे से, उन तालीमात से, उन अफकार आलिया से, वैसे वैसे हमारे अंदर ज़बूं हाली और ज़िल्लत और नकबत के अनासर जो दूसरी समत में अब हम वापस इकबाल को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू में लग गया हमारा नौजवान। देखें, असल में ये है कि हमारा नसाब अपना नहीं है, हमारी मंजिल अपनी नहीं है, हमारा हदफ कोई नहीं है। ये जब तक हम उस समत में नहीं जाएंगे, हमारा नौजवान बहुत ज़रखेज़ है, बहुत ज़हीन है, उसके पास बहुत पोटेंशियल है, उसके पास बहुत तवानाई है, लेकिन ये कि उसको किसी मंजिल का कोई ख्वाब दिखाया जाएगा, उसको कोई मंजिल बताई जाएगी, उसका कोई हदफ रखा जाएगा, कैसे बताई जाए? हमारे नसाबात तब्दील किए जाएं, हमारे नसाबात में इकबाल की फ़िक्र को आम किया जाए। हम उसके टेक्स्ट से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके अफकार जिन किताबों में ढले हैं वो उनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, और कच्चे पक्के फ़लसफ़े और कच्ची पक्की बातें जो है वो हम अपने नौजवानों को बताते हैं। नतीजा ये है कि वो बेसमती में है, सफ़र तो वो कर रहा है, लेकिन ये कि उसकी डायरेक्शन लेस जर्नी है, और डायरेक्शन देने के लिए इकबाल की जो तालीमात हैं उनको निसाब में शामिल करना होगा, बच्चों के लिए भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी, यूनिवर्सिटी गोइंग स्कॉलर्स के लिए भी। सर बहुत शुक्रिया, आज के दिन आपने हमें ज्वाइन किया और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है, जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं? आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है, और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये, ख़ास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गए हैं वो मेहमान जिनका हमें इंतजार था, उनके आने से हमारे चेहरे पे आ गई रौनक, मुस्कुराहट आ गई है। पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है, हर दौर हर नस्ल के लिए मैं कहता हूँ कि वो पर्सनैलिटी बहुत But he is not that old. हाँ, he is not that old but he is gold, he is diamond। हम बात करें उस शख्सियत की जिनको हम सब ने बचपन से बहुत ज़्यादा एडमायर किया है। आज भी जब भी नज़र आते हैं, जब भी मुलाकात होती है, बहुत एनर्जी हमारे चेहरों पर हमारे अंदर आ जाती है उनको देखकर, उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज से, उनकी वाइब से। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जो कि नास्फ नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के एक तो एम्बेसडर हैं, जिस पर हमने कल भी बात की थी, परसों इवेंट हुआ था। और इसके साथ साथ अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें, नई नस्ल की बात करें, फ्रीलांसर्स की बात करें, किस तरह से उनको वो गाइड कर सकते हैं, कैसे उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसको हल करने का प्लान वो दे सकते हैं। तो आज हम इस सारे मौजूद पर बात करेंगे। आप सब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिन्हें हम सब गुलशेर के नाम से जानते हैं,
कर्नल कासिम आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। ये तारीफें मेरी हो रही थी? नहीं और कोई पीछे बैठा पीछे कोई नहीं बैठा सर, आप ही हैं, पीछे बिल्कुल नहीं देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? और आपको लेके हमें एनर्जी आ रहती है, जैसे आपने सुबह सुबह सबको एनर्जाइज करी थी, पूरे पाकिस्तान को। और वैसे सर आपको कैसा लगता है जब अभी तक आपको गुलशेर कह के पुकारता है कोई? मैं अपना नाम तकरीबन भूल ही गया, वो किताबों में रह गया है। लेकिन कैसे आप लोग खैरियत है? ठीक ठाक? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप पहुंचेंगे और आपसे गपशप होगी। हाँ ना, ये जो है ना, मैं थोड़ा सा शायद लेट हो गया। नहीं, बिल्कुल वक्त पे। वैसे आप हमेशा वक्त पे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वक्त के पाबंद है आप। और इस्लामाबाद का स्टे अच्छा चल रहा है? A1 कोई दावत नहीं सर, कोई चाय पे नहीं बुलाया आपने मुझे? इसके बाद चलते हैं चाय पीते हैं। जिसके शहर में आए सर चाय उससे पीते हैं, बताएं शुएब को। उल्टा हिसाब है, पेशावर भी जाए तो नहीं, मैंने सुना कि डायरेक्टर चाय वगैरह पिलाते हैं, आप पिलाएंगे? कता कलामी की माज़ इस वक्त बहरास्त आपको लेकर जाना पड़ रहा है। इसहाक डार से वज़ीर ख़ज़ाना तकरीब से खिताब। नाज़रीन, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो, कर्नल कासिम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सर वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर बताएं कि नौजवानों के लिए हमने अभी तक क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे यूथ में इतना पोटेंशियल है, कहाँ जा रहा है वो? नौजवानों की बात आप करते हैं तो वो जो है ना, क्या मेरी सबसे जो मेरा जिस पे जो बंदे को जो चीज़ हर्ट करती है ना, कि हमने आजकल की नस्ल को हमने क्या दिया, आने वाली नस्ल को उनका पानी तक हम लोगों ने छीन लिया है। वो ज़मीन के नीचे बाहर जो कि डेवलप्ड मुल्क हैं, जापान हो गया, यूके हो गया, वहाँ ज़मीन से आप ट्यूबवेल नहीं लगा सकते पानी निकालने के लिए। कहते हैं जी जो ऊपर से पानी है ज़मीन के ऊपर वो आपका है, ये आने वाली नस्ल का है। हमने वो पानी तक उनसे ड्रेन आउट कर दिया है। और दिन ब दिन आज बच्चा जो पैदा हो रहा है वो मकरूज़ पैदा हो रहा है, क्योंकि वो कर्ज हम लेके खा गए हैं और उनको उस नस्ल को हम क्या दे रहे हैं। तो एटलीस्ट चलो मैं आईटी पे बात करता हूँ कि हमने उनके ये कर दिया कि यार इस नस्ल पे हमारा हक है। जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो मीडिया पे देखते हैं, जो टॉक शोज़ हमारे चल रहे हैं, जो हमारे ट्विटर के ट्रेंड देख लें तरफ, क्या ये मतलब हम नस्ल को ये दिखा रहे हैं? शर्मनाक। हम बड़े हैं ना, हमने इस चीज़ को हमने रोकना है कि क्या कर रहे हैं यार इस पे। बज़ाहिर तो हमारे पास सेंसर बोर्ड भी, ये चीज़ें भी हैं, मगर जब एक दूसरे के साथ जो है ना हमारी लड़ाई में हम ये नहीं सोचते कि यार ये मैं जो क्या कर रहा हूँ, इस नस्ल को क्या दिखा रहा हूँ, हमारा हक है, इनका हम पे हक है। तो हमने तो अपने तौर पे ये कर दिया कि हमने उसको एज आईटी कंपनीज़ हमने उसको पेरेंटल लॉक्स लगा दिए उनके रिमोट के ऊपर, टीवी के ऊपर। हमने गूगल को लॉक कर दिया, फिल्टर्स लगा दिए उनके वो पेरेंटल लॉक, जो साइट्स आप चाहते हैं। सर बच्चों ने भी तो प्रॉक्सीज ढूंढ लिए हैं। अच्छा, हर चीज़ का जब वो बच्चे उस साइड पर रिजॉर्ट करेंगे, हम और आगे बढ़ते जाएंगे उसको रोकने के लिए। एक विल हो ना तो फिर काम हो जाता है। जब विल ही नहीं है कि नहीं ठीक है सही है जी मेरा बदला है, ये देखते रहें तो क्या होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर ये सोचे फिर डिज़ास्टर है ना। तो मैं बात करूँ कि अगर हमें इसके ऊपर हम आगे बढ़ते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नया पे की मिसाल दूँ कि जैसे हम जाते हैं चाइना में, वहाँ WeChat है, और हम जाते हैं बाहर अमेरिका की तरफ, वहाँ हमारे पास पेपॉल है। तो इन दोनों को देखें तो हमने इस तरह की नया पे वही है कि भाई EMI सिस्टम है इसका, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन। वो ये कि अगर पास बैंक अकाउंट नहीं भी, क्योंकि पाकिस्तान का 60% ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो अगर आप घर बैठ के आराम से और अपने तमाम ड्यूज़ आप दे सकते हैं, बिल्स देने हैं, इंटरनेट का बिल देने हैं, टीवी का बिल देना है, अपने बिजली का बिल देना है, गैस का देना है, आप घर से बैठ के आराम से लाइक ए चैट हम इसको बिल दे सकते हैं विदाउट कि आपको तो इस चीज़ को फ्रॉड मिल सकता है। तो हम ऐसे इस पे काम कर सकते हैं। और भी आईटी ऐसी है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करके पाकिस्तान के हर कोने तक ले गए तो फिर हम यूथ के लिए कुछ कर पाएंगे। यूथ के लिए कुछ कर पाएंगे, वो घर बैठ के बिजनेस कर सकता है। इस पर डिटेल से सर किसी और दिन बात करनी पड़ेगी, नशिस्त किसी और दिन करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे कहने पर आए, लेकिन ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर था, हम ना बात कर पाए। बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर। नाज़रीन कल मिलेंगे, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।